तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है ना, मैं मास्टर्स में जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं जिनके पास MHI 09 या MHI 109 कोड है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं और बाईलिंगुअल लैंग्वेजेस में है। ओके, एंड ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, और इसका फ्री PDF लेने के लिए जो है ना, आप मेरे चैनल में मतलब आप जो है मेरे व्हाट्सअप चैनल में ऐड हो जाइए। व्हाट्सअप चैनल का नाम ये सर्च करोगे ना आप, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसका जो लिंक है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 14 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने लास्ट 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए पार्ट 3 तक, एंड ये पार्ट 4 है। और इसमें जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। लास्ट टाइम जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। ओके, दलित आंदोलन तक किया था हमने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, 9th क्वेश्चन। एंड नाउ वी आर टर्न टू 10th क्वेश्चन नंबर। अब जो है 10वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि दलित आंदोलन तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। तो 10th क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1942 के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ चला था, और स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1942 में, उसके बाद के लिए हमने क्या क्या रणनीतियाँ बनाई, मतलब क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई, और उनमें जन समर्थन क्या रहा, लोगों का क्या उस पर रिएक्शन था। एनालाइज द स्ट्रेटजीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट ट्रेंड्स ऑफ मास सपोर्ट आफ्टर 1942। 1942 में जो हमने आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद धीरे धीरे जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, उसके लिए क्या रणनीतियाँ रही हमारी। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है 2009 में, 12 में, 16, 19 एंड 22 में। ओके, चलो तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देंगे कि जो 1942 था ना, 1942 के बाद भारत स्वतंत्रता संग्राम निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था। मतलब जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था ना, जब हमने वो लड़ाई शुरू की थी, तो उसके बाद जो है ये अपने निर्णायक चरण मतलब लास्ट स्टेज पर था। जनता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई, क्योंकि अब तक जो है हम लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और आंदोलन की रणनीतियाँ मतलब स्ट्रेटजीज जो है वो औपनिवेशिक शासन के अंत की ओर केंद्रित थी। मतलब जो भी हमने स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई वो क्या थी, वो ब्रिटिशर्स के ख़त्म होने के तरफ थी। मतलब ओके, सो सेम इंग्लिश में भी है नीचे। पोस्ट 1942 इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट एंटर अ decisive phase. Public demand for complete independence identified and the strategies become and more focused on ending British rules. ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए हमने जो है अपने स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे और फोकस्ड बनाए। सो अब हम बताएंगे कि जो 1942 का आंदोलन हुआ था, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो 1942 में आंदोलन हुआ है स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज रही। तो सबसे पहले जो है हम 1942 का आंदोलन के बारे में बताएंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। उसके क्या प्रभाव पड़े ना, इम्पैक्ट क्या पड़े, हम वो बताएंगे। गांधी जी ने जो है ना 1942 का जो आंदोलन हुआ था उसमें दिया था करो या मरो का नारा। ये फेमस नारा है, जिस नारे ने क्या किया, जन संभावनाओं मतलब जो भी जनता वगैरह थी उन लोगों को प्रज्वलित किया, उत्तेजित किया, उन लोगों को एक तरह से कहते हैं मोटिवेट किया, है ना। हालांकि नेतृत्व जेल में था, फिर भी जनता ने स्फूर्त प्रदर्शन किए। मतलब जब 1942 का आंदोलन शुरू हुआ ना, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे ना, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जेल में डाल दिया, ताकि जो है ये जो भी लड़ाई वगैरह चल रही है ना, आंदोलन, वो रुक जाए। लेकिन वो आंदोलन वहाँ नहीं रुका। इसमें जो है जनता ने अपनी भागीदारी अब दिखाई। अब जनता ने प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए, सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया, रेलवे को, डाकघर को, इन सब को ब्लॉक कर दिया। जिस भी चीज़ से ब्रिटिशर्स वगैरह यूज़ करते थे ना, उन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया। किसने, आम लोगों ने, जनता ने, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे लोग जेल में थे। ओके, इस आंदोलन ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अब जो भारत के लोग हैं, भारतवासी है, अब वो और वेट नहीं करेंगे, अब वो इस बार आज़ादी लेकर ही रहेंगे। द डू और डाई स्लोगन स्पार्क्ड स्पॉन्टेनियस डिसेंट्रलाइज्ड अपराइजिंग्स even without leadership. People attacked symbol of British power, showing that colonial rule had lost legitimacy. ठीक है, और जो सेकंड था ना कि अब जो ये भी हुआ था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, है ना,
अब इसने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अपना क्या इम्पैक्ट छोड़ा, हम वो पढ़ेंगे कि ग्लोबली मतलब वैश्विक में तौर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, कैसे ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश वो वीक होने लगे हैं, उनको समझ में आने लग गया कि अब वो और ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ ना, तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटेन जो है मतलब बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसने अपने सारी चीज़ें, सारा धन, सारा कुछ हथियार जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए लगा दिया था, बट वो हार गए। इससे क्या हुआ, अमेरिका और अन्य शक्तियाँ अब औपनिवेशिक शासन के विरोध में थी। तो जैसे जो अमेरिका और भी स्टेट वगैरह थे ना, वो कॉलोनियल स्टेट के विरोध में थे, अगेंस्ट है कि नहीं भाई अब ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो अंग्रेज़ों को ये तो समझ में आ गया कि अब भारत पर शासन बनाए रखना असंभव सा है, मतलब अब उन्हें ये समझ में आ गया कि अब वो भारत को ज़्यादा टाइम तक औपनिवेशिक नहीं बना के रख सकते। तो फिर उन्होंने फाइनली क्या किया, भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश वॉज इकोनॉमिकली डिवास्टेड पोस्ट WW2 मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड पोस्ट and faced global pressure to decolonize. They realized India could no longer be governed by force. मतलब उन्हें समझ में आ गया कि अब वो किसी भी तरीके के फोर्स से इंडिया की गवर्नमेंट नहीं रह सकते। अब इन्होंने क्या किया, अब जो है उन्होंने ये जो था ना भारत छोड़ो आंदोलन, ये किस बेस पे स्टार्ट हुआ था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, वो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ना, जैसे जो क्रिप्स मिशन था ना, उसकी विफलता के कारण ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। राजनीतिक समझौता की दिशा शिफ्ट टुवर्ड्स नेगोशिएशन। जो क्रिप्स मिशन था जो 1942 में आया था, और फिर बाद में जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, इसमें क्या हुआ, स्वतंत्रता को लेकर चर्चा शुरू करने के प्रयास किए गए। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, एंड देन 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ, जिसमें नेहरू, जिन्ना जी और गांधी जी और अन्य बहुत सारे नेता थे, जिन्होंने अब सीधी तौर पर बात करनी स्टार्ट करी नेताओं से। पोस्ट 1942 पॉलिटिकल नेगोशिएशंस बिगेन इन अर्नेस्ट एट मिशन सेंट टू डिस्कस इन इंडियाज़ फ्यूचर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है 1942 का जो है आंदोलन वो बहुत ज़्यादा फैलने लग गया विश्व तौर पर, और भारतीय तौर पर क्या हुआ, मास कम्युनिकेशन मतलब जन समर्थन बढ़ने लगा, लोगों की भागीदारी उसमें बढ़ने लगी, वाइंडिंग मास सपोर्ट, भारी संख्या में लोग उसमें जुड़ने लगे, जो नहीं भी पढ़े लिखे थे ना, या जो कम पढ़े लिखे थे, या फिर जो भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो इससे पीछे रहा हो। गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग, महिलाएं, युवा, मजदूर, व्यापारी, सारे लोग जो है, सभी लोग क्या करें, जितने भी वर्ग थे समाज में, सब लोग आंदोलन से डायरेक्ट जुड़ गए। और भारतीय सेना के कुछ हिस्सों में भी असंतोष दिखने लग गया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जो है इंडिया की सहमति के बिना उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़बरदस्ती घुसा लिया गया था, इस बिहाफ पे कि अगर जब हमने मना किया था कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटर नहीं लेना, तो जो अंग्रेज़ों थे उन्होंने हमें ये कंडीशंस दी थी कि अगर हमने उनके तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा तो फिर वो जो है हमें थोड़ी सी रियायतें देंगे, छूट देंगे। लेकिन एट द एंड जब वो मुकर गए तो फिर जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, और क्या हुआ, भारतीय सेना में असंतोष दिखने लगा। जैसे INA विद्रोह हुआ, नौसेना विद्रोह हुआ 1946 में, एंड फिर हमें आज़ादी मिली। Support become universal, peasant, women, worker, and even sections of army, that is INA, naval mutiny, joined the resistance. यहाँ इंडिया में तो ये सारी चीज़ चली थी, लेकिन वही जो दूसरी तरफ से वो जो फाइनल डिसीजंस थे ना, इवेंट्स वगैरह थे, वो रेडी हो रहे थे। कैसे, जो वो है ना सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने क्या, मैंने आपको बताया था कि वो जर्मनी गए, देन वो जापान गए इंडिया की हेल्प के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जब जर्मनी से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली क्योंकि हिटलर ने सुसाइड कर लिया, और जापान से जापान ने वाला तो क्या वो करेंगे मदद, लेकिन फिर जब अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे उन पर क्या किया, एटम बम गिरा दिया, तो उसके बाद वो लोग बेचारे, उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई थी। इस कारण से क्या हुआ, फिर जो सुभाष चंद्र जी है ना, उन्होंने नेतृत्व संभाला और उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और उसके काफ़ी इफेक्ट पड़े। कैसे, 1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया, और ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया, अब सेना पर भरोसा नहीं रहा। जब उन्होंने नौसेना ने विद्रोह कर दिया ना, तो ना तो ब्रिटिश सत्ता का शासन पर विद्रोह रहा, ना ही हम लोगों का ब्रिटिश शासन पर विरोध रहा। इसलिए जो है ये विद्रोह विकराल रूप लेता गया। INS influence and 1946 naval uprising showed that British control was collapsing from within.
अब क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई तो लास्ट में कंक्लूज़न क्या निकला। कंक्लूज़न था कि जो 1942 था, 1940 के बाद जो था स्वतंत्रता संग्राम, वो सबसे निर्णायक दौर पर था, मतलब अपने फाइनल स्टेज पर था, जहाँ पे जन भावना, लोगों की भावना जुड़ चुकी थी। लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके थे कि अब तो हमें फाइनल आज़ादी चाहिए। और भारत के साथ साथ जो है इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बढ़ने लगा था, लाइक अमेरिका एंड अदर जितने भी पावरफुल कंट्रीज है, उन लोगों का प्रेशर्स बढ़ने लग गया। एंड देन क्या हुआ कि जो औपनिवेशिक सत्ता थी वो कमज़ोर होने लगे, और कमजोरी ने मिलकर क्या किया, स्वतंत्रता का रास्ता हमारे लिए खोल दिया, मार्ग प्रशस्त किया। द पोस्ट 1942 फेज मार्क द फाइनल थर्स्ट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस ड्राइवन बाय राइजिंग पब्लिक यूनिटी, इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड वीकिंग ब्रिटिश कंट्रोल। ओके, तो ये तरीके थे जो हमने अपनी आज़ादी को पाया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उस पर जो है हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो है 2018, 21, 23 और 2024 में भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैंने देखा है ये क्वेश्चन जो है 2024 में भी रिपीट हुआ है। उसमें जो है ना 200 वर्ड्स में जो शॉर्ट नोट आते हैं ना, उस वाले में ये ऑप्शन आया था, राइट अ नोट ऑन शॉर्ट मूवमेंट ऑन क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ओके, वैसे ये ज़्यादातर जो है शॉर्ट नोट में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम बताएंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम इंफॉर्मेशन देंगे। कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक और क्रांतिकारी चरण था। मतलब एक ऐसा स्टेज था जो फाइनल एंड बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी स्टेज था, मतलब रेवोल्यूशनरी फेज था एंड डिसीसिव था। और ये आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में हुआ था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942। कहाँ पे हुआ था? मुंबई ग्वालियर टैंक, एट ग्वालियर टैंक मुंबई इन। ओके, और फिर स्टार्टिंग तो ये मुंबई में हुआ था, ग्वालियर टैंक पे। फिर इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया का नारा दिया। और फिर धीरे धीरे ये जो आंदोलन था, ये देश भर में बढ़ता गया और असहयोग, विरोध और विद्रोह की लहरें बढ़ गई। धीरे धीरे जो है ये अपना जड़ें बिछाता गया और फिर ये संपूर्ण विश्व में फैल गया। गांधी gave द कॉल ऑफ क्वाइट इंडिया विच स्पार्क्ड अ नेशन वाइड वेव ऑफ नॉन कॉपरेशन, प्रोटेस्ट एंड रिबिलियन। अब इसकी जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कैसे हुआ, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम पढ़ते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो उसमें भारत को ज़बरदस्ती ऐड कर लिया गया। भारत की इच्छा नहीं थी कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन जो है उन्होंने जो है हम लोगों को ज़बरदस्ती ऐड किया। बिना भारतीय की सहमति के ब्रिटिशर्स ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। ब्रिटेन ड्रैग्ड इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर सेकंड विदाउट कंसल्टिंग इंडिया लीडर्स। और क्या हुआ, जो क्रिप्स मिशन था ना, वो फेल हो गया था, जो 1942 का क्रिप्स मिशन था। इसकी वजह से भी जो है ये वर्ल्ड आंदोलन छिड़ा। ब्रिटिश ने क्या किया कि मैंने अभी तो बताया था कि जो ब्रिटिश ने हमें बोला कि वो हमें स्वशासन देंगे का ऑप्शन देंगे, लेकिन जो है बाद में उन्होंने वो मुकर गए। फिर क्या हुआ, परंतु कांग्रेस ने इसे बहुत कम और बहुत देर का उन्होंने बोला क्रिप्स मिशन, मतलब कांग्रेस ने हमें बोला था, मतलब जो ब्रिटेन थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बोला था कि हमें वो स्वशासन का ऑप्शन देंगे। लेकिन फिर बाद में जो कांग्रेस वगैरह उन्होंने बोला कि अब तो ये बहुत कम चीज़ है, अब तो हमने अब तक स्वशासन मतलब बेसिक चीज़ों में मांगा था, लेकिन अब जो है हमें पूरी आज़ादी चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम दे रहे हो आप लोग और बहुत देर हो चुकी है। इसलिए जो है ये रीज़न हुआ था। द क्रिप्स मिशन फेल्ड टू ऑफर रियल पावर, कांग्रेस रिजेक्टेड एज टू लिटल टू लेट। और क्या हुआ, जो स्वतंत्रता की मांग थी ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और जो जनता में क्या हुआ, गहरा असंतोष और बेचैनी फैल गई। डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि धीरे धीरे जो ये आंदोलन है वो विकराल रूप लेने लग गया। देयर वाज ग्रोइंग डिसकनेक्ट एंड डिजायर फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस अमंग द इंडियन मासेस। अब जो है मतलब जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके टाइम क्या मेन की फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इस टाइम क्या हुआ था, करो या मरो को नारा दिया गया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, जिससे क्या हुआ, ये आंदोलन बहुत तेज़ी से फैला। डू और डाई बाय गांधी विच इज़ इंस्पायरिंग पीपल टू एक्ट डिसिवली। अब क्या हुआ, शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी हुई। जब ये आंदोलन हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्या हुआ, जो भी बड़े बड़े नेता थे ना, गांधी जी, नेहरू, पटेल और बहुत सारे कांग्रेस नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त 1942 को, ये सोचकर कि अगर जब नेता ही गिरफ्तार हो जाएंगे तो जनता जो है विद्रोह करना छोड़ देगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं।
On 9 August 1942, Gandhi, Nehru, Patel and all major Congress leaders were arrested. अब जब जो है उन लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर जन आंदोलन, तो लोग जो जनता है वो भड़क उठे और फिर जो ये आंदोलन था वो जन आंदोलन का रूप लेने लग गया। जन आंदोलन ये होता है कि जब समाज में रहने वाला हर एक वर्ग, चाहे वो नीच हो, ऊंच हो, गरीब, अमीर, बड़, मजदूर, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, वॉट एवर जो भी हो, वो सब आंदोलन में भाग लेने लगे तो उसे कहते हैं जन आंदोलन। और वही हुआ, जो ये आंदोलन था ना वो जन विद्रोह में बदल गया। इसमें सब लोग ऐड होने लगे, स्टूडेंट्स, वुमेंस, किसान, पीजेंट और जितने भी मजदूर वगैरह, लेबर्स वगैरह थे, सब ने अपना इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दिया, स्टूडेंट, वुमेंस, फेमर्स एंड वर्कर्स। और फिर धीरे धीरे जब वो लोग आंदोलन में आए तो क्या हुआ, फिर हिंसक घटनाएं शुरू होने लगी। जो अब तक अहिंसक आंदोलन थी ना, जो अब तक आंदोलन था वो अब तक हम लोग अहिंसात्मक रूप से कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अहिंसा एक ऐसा हथियार है जिसके तरीके से हम सारी चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ये आंदोलन बहुत सारी जगहों पर हिंसक रूप लेने लग गया था, मतलब मारकाट होने लग गया था और रेलवे लाइन काटने लगे लोग, डाकघर जाने लगे और बहुत सारी जान माल की क्षति होने लगी। Through intended to be non-violent, the movement saw violence in many areas. Railway tracks were sabotaged and post office burned. तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ ना, जो ब्रिटिश लोग थे ना वो भड़क गए। जब हम लोगों मतलब जो लोगों ने क्या किया, हिंसक तरीके से आंदोलन करना शुरू किया तो ब्रिटिशर्स भड़कने लगे और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन लोगों का दमन करने के लिए हज़ारों गिरफ्तारियाँ की, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की, गोलीबारी करने स्टार्ट कर दी और कर्फ्यू वगैरह लगाया और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना मतलब होता है कि अब जो प्रेस है, न्यूज़ मीडिया वाले, वो सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही न्यूज़ दिखाएंगे या उनके अकॉर्डिंग ही कुछ भी प्रिंट करेंगे, उनसे पीछा बिना पूछे या उनके अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे न्यूज़ में। द ब्रिटिश रिस्पॉन्ड विथ ब्रूटल रिप्रेशन, 1000 वर jailed, कर्फ्यू imposed एंड द प्रेस कॉन्फ्रॉन्ड। अब जो है ये इतना कुछ हुआ ना तो उसका थोड़ा सा जो है विशेषता, वैसे तो ये शॉर्ट नोट बताना है 200 वर्ड्स में, बट मैं आपको इतनी सारी चीज़ें इसलिए डिफाइन करूँ ताकि आप इसमें से जो आपको ठीक लगे या जो आपको याद है आप वो लिख सको, ठीक है। अब जो है हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताएंगे किसके, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के, कि यह आंदोलन नेतृत्वहीन था लेकिन फिर भी ये प्रभावशाली था। कैसे, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता वगैरह थे ना वो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन उनके गिरफ्तार होने के बावजूद लीडरशिप की कमी नहीं रही, क्योंकि समाज का हर एक वर्ग, हर एक तबका उस आंदोलन में अपना सहयोग देने लगा, जिससे जो ये है नेतृत्वहीन रहा, मतलब लीडरशिप नहीं थी बट फिर भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, इम्पैक्टफुल रहा। और इसमें क्या हुआ, गुप्त संगठन की भी भूमिका रही। जैसे कुछ लोग तो थे जो बड़े बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अंडरग्राउंड रहकर भी जनता के साथ दे रहे थे। जैसे उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ना वो है उषा मेहता। उषा मेहता एक ऐसी कार्यकर्ता थी जिन्होंने ना भूमिगत अंडरग्राउंड रहकर क्या किया, एक रेडियो चलाया और कई क्रांतिकारी गुप्त गतिविधियों में लगी रही। ऐसे भी कुछ लोग थे जो गुप्त संगठन की सहायता से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे। इसमें सारे वर्ग के साथ महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि अरुणा, आसफ अली, सुचित्रा कृपलानी जैसी महिलाएं थी वो इन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदार रही, है ना। जब हमें पढ़ा कि जब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो महिलाएं भी इन आंदोलनों में आगे आई। महिलाओं के साथ क्या हुआ, ग्रामीण लोग भी आगे आए, गाँव में रहने वाले किसान, मजदूर और जितने भी स्टूडेंट वगैरह थे सब लोगों ने गहराई से इसमें भाग लिया और आगे आए, कोई पीछे नहीं रहा, एवरीवन इज पार्टिसिपेटेड। और क्या हुआ, इस आंदोलन के जो भी इम्पैक्ट पड़े और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस के प्रभाव पड़े, परिणाम निकले, अब हम वो पढ़ेंगे। क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शासन था ना उनके रिलेवेंस पर प्रश्न चिन्ह होने लग गया कि अब जो ब्रिटिश शासक की नैतिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। जो भारत की स्वतंत्रता है ना वो अभी अपरिहार्य हो गई है। अपरिहार्य मतलब होता है इम्पोर्टेंट। जो ये आंदोलन था ना उसने ये फाइनल बात कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि अब भारत की स्वतंत्रता अब नहीं रोकी जा सकती। द मूवमेंट मेड इट क्लियर दैट इंडियन इंडिपेंडेंस वाज नाउ इनविटेबल। और क्या इफेक्ट हुआ इसके, जो ब्रिटेन का युद्ध था, ब्रिटेन की जो युद्ध चल रही थी ना उसमें दबाव पड़ने लग गया। युद्ध काल में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वो जो है ना फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। और इससे जो भारत में असंतोष फैलने लग गया उनकी रणनीतियों को लेकर, क्योंकि ज़बरदस्ती वो हम लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल रहे थे। ब्रिटेन वॉर्स स्ट्रेटजी वॉज अफेक्टेड बाय अनरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड।
आज़ादी की मजबूत नींव रखी गई और 1942 के आंदोलन ने 1947 में आज़ादी का रास्ता हम लोगों को दिखाई दिया एंड फाइनली 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। सो कंक्लूड दैट कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत अंतिम क्रांतिकारी लहर थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला डाला और गांधी जी के नेतृत्व में और एक नैतिकता और राजनीतिक संघर्ष के थ्रू हमने भारत को आज़ाद करवा ही लिया। The Quiet India movement was the final revolutionary wave that shook and the foundation of British Empire. Under Gandhi's leadership, it was both a moral and political battle that brought India to this house to be independence. जो इसमें इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ वगैरह थी ना जो इनमें काम कर रहे थे वो कौन थे? गांधी जी थे, सरदार पटेल जी थे, नेहरू जी थे, मौलाना आज़ाद जी थे, अरुण आसफ जी थे, उषा मेहता जी थी। ये दोनों जो है ग्राउंड लेवल पर रहकर इंडिया को आज़ादी दिला रहे थे। और जो ये JP नारायण वगैरह जी थे, राम मनोहर लोहिया थे, इन्होंने जो है संगठन के तरीके बनाए और आंदोलन किए। सो बेसिकली जो ये क्वेश्चन था ना जो मैंने अभी करवाया क्विट इंडिया मूवमेंट ये ना शॉर्ट नोट में आता है, तो मैं अभी वैसे मोस्टली शॉर्ट नोट में आता है बट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के लेवल से करवाया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लेवल से लिखना। ओके, ऐसा नहीं सारा नहीं लिख के आएंगे आप। शॉर्ट नोट में आए अगर 200 वर्ड्स की लिमिट होती है और 10 मार्क्स का होता है एक, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। अब आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, इतना आपको आइडिया हो गया। अब जो नेक्स्ट है ना वो है क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 में आया था वो क्या है? व्हाट इज़ भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? ये जो क्वेश्चन है ना ये लास्ट ये जो है जून 2024 में रिपीट हुआ है। आई सो इट, है ना, तो आप भी इसकी रिविजन करके जाइएगा। जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित करके सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक अधिनियम था जिसने भारत में संवैधानिक शासन की नींव रखी। यह अधिनियम साइमन कमीशन की सिफारिशों और 3 गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्षों पर आधारित था। ये 1858 के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार माना गया। तो बेसिकली ये जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था ना इसमें ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्या किया कि इसमें जो है ना भारत के जो लोग हैं भारतीय उनको संवैधानिक शासन मिला, है ना। और क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिली? जो साइमन कमीशन था की सिफारिश थी और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना राउंड टेबल उनका कंक्लूजन उनका रिजल्ट था ये, जो कि 1958 के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार हुआ और माना भी जाता है। The Government of India Act 35 was the most important and comprehensive act passed by the British Parliament, laying the foundation for constitutional governance in India. It was based on the recommendations of Simon Commission and the outcomes of 3 round-table conferences. ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सिंस 1858, मतलब 1857 के युद्धों के बाद जो 1858 है ना उसके बाद ही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म माना जाता है। जो इसकी विशेषता है वो कुछ इस प्रकार है। किसकी विशेषता? भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो है इसमें क्या हुआ, द्वैध शासन की समाप्ति हुई और प्रांतीय स्वायत्तता मिली, मतलब प्रोविजनल ऑटोनॉमी स्थापित हुआ। कैसे? चलो पढ़ते हैं। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, डायरकी समाप्त कर दी गई। जो प्रांत थे ना उन लोगों को क्या किया, फ्रीडम दी गई। भारतीय मंत्रियों को प्रांतों में अधिक अधिकार मिले। अब तक जो है भारतीय मंत्रियों को प्रांतों में अधिकार नहीं था, लेकिन अब जो है प्रांतों में भी उनको अधिकार मिलने लगे। द एक्ट ओबलाइज द सिस्टम ऑफ राइट की इंडिपेंडेंस एंड ग्रांटेड ऑटोनॉमी। इंडियाज मिनिस्टर वर गिवन द मोर पावर एट द प्रोविजनल लेवल। देन सेकेंड चीज़ क्या हुआ, डायरकी एट सेंटर होने लगा कि जो केंद्र में जो था वो द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई। कैसे? केंद्र में गवर्नर जनरल के अधीन द्वैध शासन लागू किया गया। कार्यकारी जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश अधिकारियों के पास बनी रही, मतलब 2 तरीके से शासन हुआ। जो सेंट्रल में था वो गवर्नर, है ना, वो किसके अधीन था, द्वैध शासन के अधीन था। और जो मेन पावर थी वो ब्रिटिश अधिकारियों के पास अभी भी बनी रही। कौन सी? कार्यकारी शक्तियाँ। Executive powers introduced directly at the central level under the Governor General. Executive power largely remained with the British official. थर्ड चीज़ क्या हुई कि जो संघीय संरचना थी ना उसकी स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन।
संघवाद की स्थापना। अधिनियम में क्या हुआ? अधिनियम ने एक संघीय ढांचा बनाने की योजना बनाई जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल होगी। हालांकि ये संघ कभी अस्तित्व में आया नहीं। बात तो चली फेडरेशन की, लेकिन ये चीज़ क्या हुआ उस वक्त अस्तित्व में लाया ही नहीं गया। The Act proposed an all-India federation comprising British provinces and princely states. However, this federation was never implemented. अब क्या हुआ? दोहरे मतदान सूची और सीमित मताधिकार लागू हुए। सेपरेट इलेक्टर एंड लिमिटेड फ्रेंचाइजेस लागू हुए। कैसे? जो मुस्लिम सिख थे उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी ना, तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी वो अभी भी कंटिन्यू रही। केवल 10 से 12% जो जनसंख्या थी ना वो ही वोट दे सकते थे, सिर्फ उनको ही राइट था। 10 से 12% पीपल्स को। कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टर्स टू फॉर कम्युनिटी लाइक मुस्लिम एंड सिख्स। ओनली अबाउट 10 to 12% पॉपुलेशन हैड वोटिंग राइट्स। अब इसमें क्या हुआ कि जो फेडरल कोर्ट था ना उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसकी स्थापना हुई। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और ये सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी, अब तक की सबसे बड़ी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी थी, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया इन दिल्ली इन 1937। और अब जो है इसमें रिजर्व सब्जेक्ट को ऐड किया जाने लग गया, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या थे? रक्षा मतलब वो प्रोटेक्शन वगैरह, विदेश नीति, फॉरेन वगैरह, और भी काफ़ी सारे विषय थे जो गवर्नर जनरल के पास थे। गवर्नर जनरल के पास इमरजेंसी पावर्स भी थी। सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स रिमेन अंडर द गवर्नर जनरल। मतलब डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉप सब्जेक्ट वो थे ना, शक्ति निर्णय लेने की, वो किनके पास थे? गवर्नर जनरल के पास ही थे अभी। और इमरजेंसी पावर्स भी अभी तक गवर्नर जनरल के पास ही थी 1935 के एक्ट आने के बाद भी। इसका क्या महत्व था कि जो है ना भारतीय संविधान के प्रारूप की नींव रखता है। क्या 1935 का जो रूल है ना वो क्या करता है? भारतीय संविधान के प्रारूप का ड्राफ्ट की नींव रखता है। एंड इससे क्या हुआ? भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव मिला। मतलब अब जो है भारतीय नेता भी प्रशासन में इन्वॉल्वमेंट होने लगे और इससे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनको एक नई दिशा मिली, क्योंकि अगर नेता जो है संविधान में एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा? आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका रहेगी। It laid the foundation for the Indian constitutions. It provided Indian leaders with administrative experience. It gave new momentum to the Indian national movement. और कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 में वो भारत और ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत कर दी गई थी। हालांकि जो ये नियम थे ना वो हमें पूर्ण स्वराज नहीं देता था, मतलब अभी में पूरा स्वतंत्रता नहीं मिली थी, लेकिन इससे क्या हुआ? जो भारतीय संविधान का निर्माण था इसके लिए रास्ता खोल दिया गया। मतलब जो है अब हम अपने भारत के संविधान का निर्माण कर सकते हैं। बाद में 1950 में भारतीय संविधान में इसमें कई सारे प्रावधानों को शामिल किया गया। जब 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो हमने इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑल्दो इट डिड नॉट ग्रांट कंप्लीट सेल्फ रूल, इट पेव्ड द वे फॉर द मेकिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल ऑफ इट provisions were later adopted in the Constitution of Development in India in 1950s. Okay. सो ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, जिसमें और ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर में भी आया था, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी वैसे भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध अभी हुआ था जिसमें सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ है, तो एटलीस्ट अगर ये 20 मार्क्स में नहीं आता तो आई होप कि ये शॉर्ट नोट में आ जाए, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की मांग क्या थी और उसके क्या रिजल्ट निकले। पाकिस्तान की मांग और उनके परिणाम पर चर्चा करना है। डिस्कस द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और जो क्वेश्चन है ना 2013 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 21 में आया, 24 में आया। हर 2 से 3 साल के डिफरेंस में ये क्वेश्चन आया है। आई थिंक इसका चांसेस कम है, बट फिर भी टेक अ रिस्क। सो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि पाकिस्तान की मांग कैसे हुई। पाकिस्तान की मांग भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ रहा है। निर्णायक मोड़ मतलब टर्निंग पॉइंट। द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज अ डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अब
इसी से 1942 के दशक में मुस्लिम लीग और मोहम्मद जिन्ना ने आगे बढ़ाया। लेड बाय किसने? मुस्लिम लीग और मोहम्मद जिन्ना अली। मतलब ये जो लोग थे ना, मुस्लिम लीग और मोहम्मद जिन्ना अली, इन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब उनका मोटिव क्या था? मुसलमानों के लिए एक ऐसा पृथक राष्ट्र बनाना जहां वे अपने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा कर सके। उनका मेन मोटिव क्या था? इट एम वॉज टू क्रिएट एंड सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम टू सेव गार्ड देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेस्ट। मतलब जो उनका मेन मोटिव था ना पाकिस्तान की डिमांड, वो ये था कि वो अपने एक अलग ऐसे मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण कर सके जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग हो और उनके ही धर्म, राजनीति और सामाजिक हितों के निर्णय लिए जाते हो, अदर धर्म ना हो, और उनकी मांगों की सुरक्षा की जा सके। ये मांग क्या करती है? भारत का विभाजन कर देती है और 1947 में क्या होता है? पाकिस्तान का निर्माण का कारण बनती है। दिस डिमांड लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 एंड फाइनली उनकी जो डिमांड है वो 1947 में कंप्लीट होती है और पाकिस्तान का निर्माण होता है। अब जो है पाकिस्तान के निर्माण के रीज़न फॉर द डिमांड क्या था वो बताएंगे। अभी हमने बेसिकली पढ़ा कि जो मुस्लिम लोग थे वो अपना एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे ताकि वहाँ पे सिर्फ उनके धर्म के लोग हों और उन्हें सारे राइट्स वगैरह मिले, उनकी संस्कृति, भाषा जो है वो सेफ रहे एक तरीके से। और इस बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि वो अपनी धार्मिक पहचान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? दो राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने ये दावा किया कि जो हिंदू और मुसलमान हैं तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग राष्ट्र है, तो और दोनों की धर्म, संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराएं अलग अलग है, तो इसलिए उन लोगों की ज़रूरतें भी अलग है। इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया? उनकी डिमांड की। द मुस्लिम लीग आर्ग्यूड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम वर टू डिस्टिंक्ट नेशंस विद सेपरेट कल्चर, लैंग्वेजेस एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। जिससे क्या हुआ? जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है ना, उनकी चिंता बढ़ने लगी। मुस्लिम नेताओं को भय होने लग गया कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो हिंदू है वो बहुसंख्यक है, मतलब मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू है, और हिंदू मेजॉरिटी में है तो क्या होगा? माइनॉरिटी में कौन चल रहा है? मुस्लिम। और इससे क्या होगा? जो मुस्लिम लोग हैं ना, उन लोगों को राजनीति, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप लोग, उनको राजनीति मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में राइट्स नहीं दिए जाएंगे और वो लोग दबकर रह जाएंगे। इसलिए जो है मुस्लिम लीग उन लोगों के लिए डिमांड करती है अलग राष्ट्र की, ताकि उन लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका भी मिले। मुस्लिम लीडर्स फेयर दैट इंडिपेंडेंस इन इंडिया द मुस्लिम वॉइस वुड बी द सप्रेस्ड अंडर द हिंदूज मेजॉरिटी। उनको ऐसा लगता था कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो हिंदू मेजॉरिटी है तो वो मुस्लिम्स को सप्रेस करेगी और पॉलिटिकल राइट्स नहीं देगी, इसलिए भी वो लोग चाहते थे कि मुस्लिम राष्ट्र अलग निर्माण हो। और जो 1937 में एक चुनाव हुआ था ना, जिसमें कांग्रेस की अलग अलग रणनीतियाँ थी। क्या हुआ था? 1917 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीत गया था और कांग्रेस में ज़्यादातर कौन थे? हिंदूज थे। तो मुस्लिम्स को क्या और मुस्लिम समुदाय हार गया था। तो इस तरह ना जो मुस्लिम्स है ना, उनको इस बात का डर होने लग गया, फियर होने लग गया कि जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है और हम जो है वो माइनॉरिटी है। और जैसे कि चुनाव में कांग्रेस जीते और कांग्रेस में भी इक्के दुक्के मुसलमान हैं, बाकी सारे हिंदू है, तो क्या होगा कि जो हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोगों की हित की रक्षा नहीं की जाएगी। द 1937 इलेक्शन शोड कांग्रेस डोमिनेंस एंड मुस्लिम लीग एंड अ पुअर परफॉर्मेंस विच इज इंक्रीज्ड इनसिक्योरिटी अमंग्स मुस्लिम्स। और फिर जो लाहौर प्रस्ताव हुआ ना 1942, उसमें क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने अलग से राज्य की मांग कर दी। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहु क्षेत्रों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की, मतलब एक तरीके से अलग राष्ट्र की मांग की। इन द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। और फिर पाकिस्तान अलग, मतलब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, है ना। और फिर निर्माण होने के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के मांग का क्या परिणाम निकले? भारत का विभाजन हुआ 1947 में, ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और दो नए देश अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। टू न्यू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान।
और फिर क्या हुआ, सांप्रदायिक हिंसा और जनसंहार हुए। जब विभाजन हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान बटा, तो क्या हुआ, व्यापक स्तर पर दंगे हुए, क्योंकि लोग ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह आने लगे। जो मुस्लिम थे वो ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए और जाने लगे, और जो पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो इंडिया की तरफ आने लगे, जिससे क्या हुआ, दंगे छिड़ गए, युद्ध होने लगे, खून खराब होने लग गया, जिसमें क्या हुआ, लगभग 10 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए, जिन करोड़ों लोगों से उनके घर छिन गए। Widespread communal riots during partition resulted in nearly 1 million deaths and displacement of millions. और इतनी भारी संख्या में क्या हुआ, जनसंख्या का पलायन हुआ। करोड़ों हिंदू, मुस्लिम और सिख परिवार अपने अपने नए राष्ट्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश हो गए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर वे अपने से अलग क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे अगर दूसरी कास्ट की बहुसंख्यक है, तो उन लोगों को सप्रेस्ड किया जाएगा। इसलिए क्या होता है, वो लोग बॉर्डर्स क्रॉस करने लग जाते हैं और माइग्रेशन करने लगते हैं, और उसके लिए वो बेचारे विवश होते एक तरीके से। और फिर स्टार्ट होता है क्या, कश्मीर विवाद। पाकिस्तान और भारत के बीच में फिर फर्स्ट जो वॉर हुआ था वो कश्मीर को लेकर ही हुआ था, जो कि आज भी विवाद का विषय है। द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिगिन ओवर कश्मीर, अ कॉन्फ्लिक्ट दैट परसिस्टेड टुडे। हालांकि कश्मीर इंडिया का ही है, जो कि राजा कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने ये निर्णय लिया था। भारत पाकिस्तान के संबंधों में तनाव आने लग गया जब विभाजन हुए, दोनों देश लड़ने लगे, तो दोनों के बीच लगातार युद्ध होने लगे। फिर क्या हुआ, कटुता होने लगा और संदेह बना रहने लगा, मतलब कि एक दूसरे पर शक करने लगे कि कहीं वो हम पे अटैक ना कर दे। सिंस पार्टीशन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ रिमेन हॉस्टाइल एंड फ्रिक्वेंट वॉर एंड डिस्ट्रक्ट। फिर जो धीरे धीरे है क्या हुआ, धार्मिक और असहिष्णुता और सांप्रदायिक राजनीति में वृद्धि होने लगी। अब क्या हुआ, लोग राजनीति के धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे। विभाजन ने दोनों देशों में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। अब क्या हुआ, लोग राजनीति में भी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लगे, और क्या हुआ, जिससे जो अल्पसंख्यक लोग थे ना, उनको खतरा महसूस होने लग गया, क्योंकि राजनीति में भी धर्म आने लगा था। और फिर अब जो है हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में बताएंगे कि जो पाकिस्तान की मांग हुई थी उसने केवल एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक भारतीय समाज की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के बीच गहरे तनाव भी पैदा कर दिए थे। विभाजन ने जहां एक तरफ 2 राष्ट्र को जन्म दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों की जान जाई, करोड़ों लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा, और आज तक लोग इन विवादों में घिरे हुए हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर आज तक लड़ाई चलती है। द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट ओनली मेयरली अ पॉलिटिकल propositions but a reflection a deep of tension within the religious, social and political fabric of Indian society. While it led to the creation of 2 sovereign nations, it also caused immense human suffering and laid off groundwork for long-lasting conflicts. और आज भी हम देखते हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच जो है तनाव का माहौल है। तो ये थे कुछ 13 से 14 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन थे। तो बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई विश आप लोगों को जो है ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को इसमें कोई कमी लग रही है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उस क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे वीडियोस बनाऊं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट सब्जेक्ट्स का आपका एग्ज़ाम है, आप मुझे वो बता दें मैं किस पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।